फोन। दोस्तों नमस्कार। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज 10 से 15 मिनट विलंब हुआ। बड़ी मुश्किल से आज लाइव कनेक्शन हो पाया। तो लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और कल जहां तक हम लोगों ने अधिगम के विषय में अध्ययन किया था कि अधिगम है क्या, उसका सामान्य स्वरूप क्या है और अधिगम की कुछ परिभाषाओं को हमने यहाँ रखा था और उसके साथ साथ अधिगम की विशेषताएं जिसमें अधिगम प्रक्रिया है। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम के अंतर्गत हम उसी से आगे बढ़ते हैं जब हम अधिगम प्रक्रियाओं की बात करते हैं। और अधिगम प्रक्रिया में जैसा कि कल हमने एक खंड देखा था, उसमें से जैसे आवश्यकता, प्रयोजन, प्रेरणा, लक्ष्य, समायोजन या परिवर्तन, चेंज, ये प्रक्रिया के तहत जो डायग्राम में हमने देखा था उसमें ये हमारे चरण या खंड मिले थे। तो उसी से आगे बढ़ते हैं कि कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसके अपने सोपान होंगे। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिगम के सोपान। तो अधिगम के सोपान में कि कोई भी प्रक्रिया होगी उसका विश्लेषण किया जाएगा तो उसके सोपानों का पता चलता है। उसी तरह अधिगम प्रक्रिया का जब विश्लेषण हुआ, उसके विभिन्न खंडों को अलग किया गया, तो उसमें आपने देखा कि कई चीजें निकल के आई। तो यहां हम बात करते हैं दो मनोवैज्ञानिकों के विचारों को। उन्होंने सोपान के अंतर्गत जो अपने अध्ययनों के आधार पर तथ्यों को रखा। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मिलर और डोलार्ड की। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मिलर एवं डोलार्ड की। तो मिलर और डोलार्ड ने कहा कि अधिगम के लिए व्यक्ति या बालक को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए। किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना भालना चाहिए, अर्थात उसे कुछ नोटिस करना चाहिए, उसे कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे कुछ अवलोकित करना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए, अर्थात कुछ क्रियाओं को संपादित करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो इन्होंने, जो मिलर और डोलार्ड ने एक कोटेशन के रूप में सोपानों का उल्लेख किया कि अधिगम के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, उसे कुछ देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए और अंत में कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो अगर हम डोलार्ड की बात करें कि अधिगम के अंतर्गत आएगा क्या क्या, यानी अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या क्या करना, किन किन चरणों में हमको करना चाहिए, किन सोपानों में हमको अधिगम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि अधिगम उस समय होगा कि व्यक्ति या बालक को वस्तु की आवश्यकता, उसकी नीड, उसकी आवश्यकता का क्या करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और वही आवश्यकता का अनुभव जो है वो प्रयोजन के रूप में कार्य करेगा। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज कही कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें देखना भालना चाहिए, या कह सकते हैं कि उन्हें नोटिस करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह दें कि उन्हें अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें, उनका जो अगला था खंड कि उन्हें कुछ क्या चाहिए,
उन्हें कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह वस्तु की आवश्यकता हो, उसका अनुभव करें, उसके बाद उसके लिए उस नोटिस करें या अवलोकन करें या देखने भालने की क्रिया को करें, उसके बाद ये आपका क्रम चलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए। करना चाहिए से आशय क्या है कि डू समथिंग, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसका आशय क्या हुआ, उसे कुछ न कुछ क्रिया संपादित करना चाहिए। उसके लिए प्रयास, जो प्रयास की बात करते हैं तो वह प्रयास क्रियाओं के द्वारा होगा या क्रियाओं पर आधारित होगा। तो उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए और उसके बाद तब स्थिति आती है कि उन्हें कुछ प्राप्त करना चाहिए। यानी अधिगम कब होगा बच्चे को, सबसे पहली चीज उसे आवश्यकता का अनुभव हो, फिर उसके लिए वह नोटिस करे, अवलोकन करे या उसकी देखभाल, यानी कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी, फिर उसके आधार पर, उस नोटिस के आधार पर उसे कुछ क्रिया संपादित करनी चाहिए। तो क्रिया संपादित करने का मतलब कि उसके द्वारा कुछ अनुक्रियाएं करना चाहिए और उन अनुक्रियाओं के आधार पर उसे कुछ न कुछ मिलना चाहिए, कुछ न कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो बताया किसने, मिलर और डोलार्ड ने। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं आपके डेसील। डेसील महोदय ने भी दूसरे मनोवैज्ञानिक डेसील महोदय ने, उन्होंने क्या कहा, डेसील महोदय के द्वारा कहा गया कि जो अधिगम प्रक्रिया का सोपान है उसके लिए उन्होंने 6 सोपानों की चर्चा की। वो 6 सोपान अधिगम के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के साथ साथ फिर क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा के बाद उसका उद्देश्य। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक वह प्रेरित ही नहीं होगा। उद्देश्य की बात की, उद्देश्य के बाद बाधा। जब उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो प्रयास शुरू करेगा तो उसके सामने विभिन्न बाधाएं आएंगी, बैरियर्स आएंगे। तो उन बाधाओं को पार करने के लिए या उन बाधाओं को दूर करने के लिए उसके द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं की जाएंगी। उसके लिए वो क्या करेगा, विभिन्न अनुक्रियाएं, और ये अनुक्रियाएं बाधा को पार करने, क्यों करेगा बाधा को पार, उद्देश्य प्राप्ति के लिए। उद्देश्य प्राप्ति के लिए वह विभिन्न अनुक्रियाओं को संपादित करेगा और जब वह विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा तो अगला उन्होंने जो बताया चरण या सोपान, उसको उन्होंने कहा सबलीकरण, रीइंफोर्समेंट की बात करता है। तो अंतिम खंड में आकर वो ये कहते हैं कि एकीकरण या सामान्यीकरण की बात करते हैं। एकीकरण या सामान्यीकरण। तो ये 6 सोपान बताया किसने, डेसील महोदय ने। पहला बताया आपका अभिप्रेरणा और दूसरा बताया आपका उद्देश्य, तीसरा आपकी बाधा, चौथा विभिन्न अनुक्रियाएं, पांचवा सबलीकरण और छठा सोपान उन्होंने बताया एकीकरण। और ये आपके क्रम में चलते हैं। अगर हम जो डेसील महोदय ने बताया, सॉरी, जो डेसील महोदय ने बताया अभिप्रेरणा, उद्देश्य, बाधा, विभिन्न अनुक्रिया, सबलीकरण, एकीकरण या सामान्यीकरण, इसको थोड़ा सा और अगर हम ओपन करें, इसको थोड़ा सा और विस्तारित कर दें
तो हम ये कहते हैं कि आवश्यकता पूर्ति के लिए, किसके लिए? कोई व्यक्ति प्रयास कब करेगा? जब उसे कोई आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या होगा? प्रेरक का उत्पन्न होना, प्रेरक का उत्पन्न होना। आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रेरक का उत्पन्न होना, और जब प्रेरक उत्पन्न हो जाता है, प्रेरक के उत्पन्न होते ही कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जब ये प्रेरक होगा तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और उसके प्रयोजन से प्रेरित होकर व्यक्ति क्या होता है? क्रियाशील होता है। इस प्रयोजन से व्यक्ति क्या होता है? प्रेरित होता है, और वह क्या होता है? क्रियाशील होता है, अर्थात की ओर उन्मुख होता है। और जो क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो ये क्रियाशील होना या क्रियाशीलता की बात हम करते हैं, तो क्रिया का किसी निश्चित उद्देश्य के प्रति होता है। अर्थात क्रिया क्या होती है? सप्रयोजन होती है। ये क्रियाशील होगा तो इसमें क्रिया क्या होगी? क्रिया सप्रयोजन होगी। क्रिया के सप्रयोजन होने से क्या होगी? स्वाभाविक है कि जब वो सप्रयोजन यानी प्रयोजन के प्रति क्रियाशील होगा, तब तीसरी आपकी, ये तो उद्देश्य के खंड में आया और ये आपका अभिप्रेरणा के खंड में आया, दो चरण। तब तीसरा चरण आपका सोपान आता है, वो क्या है? बाधा। जब वो सप्रयोजन किसी क्रिया में यानी अपने उद्देश्य के लिए, अपने प्रयोजन के लिए वह क्रियाशील होगा, तो क्रिया करने की प्रक्रिया में उसे विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अर्थात उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, जो कि हमारा तीसरा है। और ये बाधा विशेषकर कहां आएगी? बच्चे के उद्देश्य पूर्ति में। ये बाधा कहां जाएगी? बच्चे के उद्देश्य पूर्ति में, या उद्देश्य को पूर्ण करने में वो बाधा उत्पन्न होगी। तो जब उद्देश्य पूर्ति की आएगी, तो वह उस बाधा से निकलने के लिए या उस बाधा को दूर करने के लिए क्या करेगा? उस बाधा को दूर करने के लिए बच्चा क्या करेगा? विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, यानी वो बहुत सारे अपने रिस्पॉन्स देगा, विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। अब जो बच्चे के द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, या उसके द्वारा हम कह सकते हैं अनुक्रियाएं, या बच्चे के द्वारा विभिन्न व्यवहार संपादित किए जाएंगे। वो अलग अलग तरह के व्यवहार को करेगा, अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाओं को संपादित करेगा। तो यहां जो उसकी अनुक्रियाएं होंगी, वो या तो प्रयत्न एवं भूल के आधार पर होगी या सूझ के आधार पर। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रियाएं हैं, ये प्रयत्न एवं भूल या सूझ, प्रयत्न एवं भूल या सूझ द्वारा वह उस बाधा को हटाने के लिए जो व्यवहार करेगा, इसके द्वारा क्या करेगा? बाधा को हटाने के लिए, दूर करने के लिए वो क्या करेगा? उसको दूर करने के अंतर्गत अधिगम की क्रिया निहित होती है। इसी जो प्रयत्न और भूल या सूझ द्वारा क्या करता है? दूर करने के लिए, उसे हटाने के लिए जो वो अनुक्रियाएं करेगा या व्यवहार करेगा,
उसी में अधिगम की क्रिया क्या होती है? निहित होती है। उसी में अधिगम की क्रिया निहित होती है। तो जब वह इस तरह की क्रिया करेगा तो बहुत सारी अनुक्रियाएं किया, बहुत सारे व्यवहार करेगा, क्योंकि प्रयास और त्रुटि की बात करता है, प्रयत्न या भूल की बात करता है, सूझ की बात करता है। तो इनके द्वारा वह हटाने के लिए विभिन्न व्यवहार या अनुक्रियाओं को संपादित करेगा। तो ये पाया कि जिस अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हुई, इन विभिन्न अनुक्रियाओं में इनके द्वारा क्या हुआ? जिस अनुक्रिया द्वारा किसकी पूर्ति होगी? उद्देश्य। जिस अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की पूर्ति होगी तो क्या होगा? वही सबलीकृत हो जाती है, वही रीइंफोर्स्ड हो जाती है। तो पूर्ति हो तो वही क्या होगी? वही सबलीकृत हो जाती है, रीइंफोर्स्ड हो जाती है। और उसी सफल क्रिया की बालक क्या करता है? विशेष पुनरावृत्ति करता है। जिस क्रिया के द्वारा उसे सफलता मिली है, बच्चा क्या करेगा? उसी क्रिया की, यानी जिससे क्या मिली है? सफलता, जिससे उद्देश्य की पूर्ति हुई, वह क्या करता है? उसकी विशेष पुनरावृत्ति करता है। और उसकी जो विशेष पुनरावृत्ति है वही उसके सबलीकरण को और ज्यादा प्रबल कर देती है। तो यहां जो विशेष अनुक्रिया या विशेष पुनरावृत्ति किसकी? जो क्रिया, सफलता किससे मिली? क्रिया के द्वारा। क्रिया या अनुक्रिया के द्वारा जो सफलता मिलती है या उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसके वो क्या करता है? उसकी वो पुनरावृत्ति करता है, बार बार करता है। और उस पुनरावृत्ति के द्वारा सबलीकरण और अधिक प्रबल होता है और अधिगम का यह विशेष सोपान होता है। यहां यह भी विशेष ध्यान रखना है कि यह सबलीकरण जो है ये अधिगम का विशेष सोपान है। और नवीन सफल अनुक्रिया का वह पूर्व ज्ञान या पूर्व की क्रियाओं से समन्वय स्थापित करता है। अब यहां पर वो क्या करेगा? यहां पर बच्चा जो नवीन अनुभव मिला उसको किसके साथ समन्वय स्थापित करेगा? जो उसका पूर्व ज्ञान है या पूर्व की क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। इसका पूर्व, चाहे वो ज्ञान हो या उसके पूर्व की क्रियाएं हैं, उनके मध्य क्या करता है? उनके मध्य वह समन्वय स्थापित करता है या उनके मध्य संबंध बनाता है। और जब समन्वय या संबंध बन जाता है, अर्थात जैसे ही समन्वय या संबंध का बन जाना, अर्थात जैसे ही समन्वय या संबंध बन जाएगा, वह उसके ज्ञान का एक अंग बन जाएगा। अर्थात बच्चा सीख गया या बच्चे को अधिगम हो गया। ये जैसे ही संबंध का बन जाना होगा, यानी संबंध बन गया, वैसे ही बच्चा क्या किया? बच्चे के द्वारा अधिगम कर लिया गया या बच्चा सीख गया। तो ये डेसील महोदय ने जो 6 सोपान दिए थे, उन 6 सोपानों को जरा सा विस्तारित किया। एक बार पुनः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को खासतौर पे हम लोग बाल विकास के अंतर्गत कर रहे हैं, वैसे यह प्रक्रिया आजीवन चलती है, जीवन पर्यंत। बालक में ही नहीं बल्कि हमारे आप में भी यह प्रक्रिया चलती है। एक एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूं। मान लीजिए हमको कोई नया टॉपिक दे दिया आपने, हमको पढ़ाना है,
तो स्वाभाविक है कि मेरे अंदर एक नीड, एक आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे अंदर एक तरह का आंतरिक अभिप्रेरण उत्पन्न होगा, जो इंटरनल और वो मोटिव्स का काम करेगा, अभिप्रेरक का काम करेगा। और उसके पीछे अपना एक प्रयोजन है कि इस टॉपिक पर मुझे कुछ बताना है। उस प्रयोजन से प्रेरित होकर मैं विभिन्न क्रियाओं को करूंगा, अर्थात एक प्रयोजन के सापेक्ष अपनी क्रियाओं को संपादित करूंगा। तो वहां पर जब मैं क्रियाशील हुआ तो उस क्रियाशीलता के आगे तब मेरे सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी कि उससे संबंधित कंटेंट को या उससे संबंधित पाठ्य वस्तु को हम कहां से कलेक्ट करें। फिर उद्देश्य चूंकि मेरा है कि उस टॉपिक के कंटेंट को मुझे आप तक पहुंचाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे या विभिन्न व्यवहार करेंगे। हम विभिन्न पुस्तकें जो भी मेरे पास हैं उन पुस्तकों में मैं खोजने की कोशिश करूंगा, उनसे मैं तथ्यों को निकालने की कोशिश करूंगा। वहां नहीं मिलेगा, हम नेट पे जाएंगे, नेट ई मैटर जो हमारे हैं हम उनसे तथ्यों को निकालने की कोशिश करेंगे। वहां पे भी नहीं समझ में या वहां पे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि हम अपने से ज्यादा जानने वालों से संपर्क, यानी हम भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं को यहां पर करते हैं। उसमें ये बताया कि प्रयत्न और त्रुटि या प्रयास और भूल की बात हमने किया, या सूझ के आधार पर उस बाधा को, यानी जो उद्देश्य पूर्ण करने में एक अवरोध आ रहा था, एक बाधा बन रही थी, उस बाधा को दूर करने के लिए हम विभिन्न अनुक्रियाओं को संपादित किए, अर्थात हमने तथ्यों का संकलन किया। फिर उनके आधार पर जिस तथ्य को समझ लिया हमने या ये मुझे समझ में आया कि ये कंटेंट जो है ये देना ज्यादा सार्थक होगा, वह कंटेंट हम क्या करते हैं, उस को हम और सबलीकृत करते हैं। किस तरह, जिससे सफलता मिली, हम बार बार उस पर अध्ययन करते हैं और बार बार तब हम अपने पूर्व ज्ञान और जो नवीन अनुभव मिला इनके मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। और उस समन्वय के आधार पर हम क्या करते हैं, जब संबंध बन गया, अर्थात उस कंटेंट को किस तरह आप तक पहुंचाना है, ये अधिगम अर्थात ये सीख मुझे मिल गई। ये तो मैंने अपने परिप्रेक्ष्य में दिया। अब यही उदाहरण मैं आपको बालक के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं, क्योंकि ये जो सोपान है ये आपको जो भी आगे अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे सब में काम आएगा। जैसे छोटा बच्चा है, कक्षा 2 का है, 3 का है या 5 का है। अब एक गणित का मैं प्रश्न ले रहा हूं और वो प्रश्न आप कोई भी एक सरल सा ले लीजिए कि एक बाग है, आयताकार बाग है जिसके लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और ये कहा गया कि बाग के अंदर इतने मीटर चौड़े रास्ते का निर्माण करना है और रास्ते के निर्माण का व्यय कुछ रुपए देके कि प्रति वर्ग मीटर की दर से ये खर्च होगा। ये तो समस्या आ गई बच्चे के सामने। अब उसके लिए उसकी आवश्यकता पूर्ति यानी उसकी समस्या समाधान, अंत में अधिगम करता क्या है, समस्या समाधान की ओर लेके जाता है। तो जब वो उसकी आवश्यकता पूर्ति होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रेरक उत्पन्न होगा, उसके अंदर मोटिव्स डेवलप होंगे। वह क्या होगा, प्रयोजन के साथ होगा। तो उस प्रयोजन से प्रेरित होकर या उस मोटिव से प्रेरित होकर वह क्रियाशील होगा, क्योंकि बालक को आयताकार क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र पता है। अब वहां पर वह जब वो सूत्र लगाना शुरू करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके सामने विभिन्न समस्याएं आएंगी जो कि अवरोध या बाधा का काम करेगी। उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए अर्थात समस्या समाधान प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। तो समस्या समाधान को प्राप्त करने के लिए बच्चा क्या करेगा, विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, विभिन्न प्रकार से प्रश्न को हल करने की कोशिश करेगा और वहां पर वह त्रुटि करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर प्रयास करेगा, या अचानक कोई एक सूझ उसके दिमाग में आएगी कि क्यों ना हम उसके भाग को अलग कर दें, एक छोटा आयत और एक बड़ा आयत। उसके आधार पर उसने क्या किया,
सही अनुक्रिया का चयन कर लिया, और जब सही अनुक्रिया का चयन किया तो बार बार उस तरह के प्रश्न को लेकर वह उस पर अभ्यास करता है, उसकी विशेष पुनरावृत्ति करता है, और पुनरावृत्ति करके अब उसको क्या किया, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान अनुभव, कि अगर बीच में हमको छोटा खंड है तो वहां उसे एक नवीन अनुभव मिला कि उसकी लंबाई कितनी कम हो जाएगी या चौड़ाई कितनी कम हो जाएगी, उसके मध्य उसने संबंध बना लिया, अर्थात वह अब एक नए प्रकार की समस्या को हल करना सीख गया, अर्थात अधिगम करना, अधिगम उसको हो गया। तो ये तो था डेसील महोदय का। अब यहां बात आती है कि आपके प्रमुख शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट, उन्होंने भी इस पूरी प्रक्रिया को, यहां से यहां तक की प्रक्रिया को उन्होंने कहा था पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष। इसी को हर्बर्ट ने क्या कहा था, पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष। यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे आते हैं अधिगम के प्रकार की तरफ। तो अधिगम के प्रकार की जब हम बात करते हैं, तो जैसे अधिगम है विभिन्न आधारों पर उसकी प्रकृति, उसकी दशाओं, उसके उद्देश्य, उसके प्रयोजन, विभिन्न आधारों पर अधिगम के कई प्रकार बनते हैं। अगला खंड है हमारा अधिगम के प्रकार। तो जैसा भी हमने कहा कि कार्य के प्रकृति पर, उसकी दशा पर, शिक्षण के स्तर पर या शैक्षिक उद्देश्यों, इन आधारों पर देखें तो अधिगम के अलग अलग वर्गीकरण मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की प्रकृति के आधार पर। पहला अधिगम के प्रकार की बात करते हैं किस पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के अधिगम की बात की गई है, शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान। तीन प्रकार के अधिगम की बात की गई है। पहला शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या है, शब्द भंडार, भाषा कौशल या भाषाई विषय वस्तु को सीखने से संबंधित जो अधिगम है वो इसके अंतर्गत आता है। अर्थात इसके अंतर्गत शब्द भंडार, भाषा कौशल या जो भी भाषाई विषय वस्तु है, भाषाई विषय वस्तु। दूसरा है गत्यात्मक अधिगम। दूसरा है आपका गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक तथ्यों के मध्य संबंध या समन्वय करने की दक्षता। किसके, सूचना या तथ्य, इनके मध्य क्या करता है, समन्वय या संबंध स्थापित करने की जो क्षमता विकसित होती है उसे हम किसमें रखते हैं, गत्यात्मक में, और इसके द्वारा तार्किक व्यवहार या अनुप्रयोग सीखता है। किसके आधार पर, गत्यात्मक। गत्यात्मक अधिगम के आधार पर तार्किक व्यवहार या अनुप्रयोग, व्यवहार या अनुप्रयोग सीखता है। उसी तरह तीसरा हमारा आता है समस्या समाधान।
तीसरे प्रकार का अधिगम जो प्रकृति के आधार पर दिया गया कार्य प्रकृति, वह है समस्या समाधान। समस्या समाधान अधिगम इसमें जीवन में आने वाली नए समस्याओं के समाधान के तरीकों को खोजता है। इसमें जो नवीन समस्याएं आती हैं, जो जीवन में कहां आती हैं, जीवन में नवीन समस्याएं आती हैं, वह उसके समाधान के तरीके को खोजता है। समाधान किस तरह से किया जाए उसकी विधि को खोजता है। उससे संबंधित जो अधिगम होगा वह समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण स्तर के आधार पर। अगला अधिगम का प्रकार जो है वह शिक्षण स्तर के आधार पर। शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम का विभाजन। शिक्षण स्तर के आधार पर भी 3 प्रकार के अधिगम को बताया गया, अर्थात इसका विभाजन अधिगम का 3 प्रकार से किया गया। पहला है स्मृति स्तर अधिगम। पहला क्या है? स्मृति स्तर अधिगम। दूसरा है अवबोध स्तर अधिगम। दूसरा प्रकार अवबोध कॉम्प्रिहेंशन स्तर अधिगम। और तीसरा है आपका चिंतन स्तर अधिगम। तो ये स्मृति स्तर जो है, स्मृति स्तर में विचारहीन और रटंत स्मरण जितना है, क्रैमिंग की बात हम जो करते हैं, रटने की, तो इसमें स्मृति स्तर ये बहुत सामान्य या निम्न अधिगम की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो सामान्य की बात हम करते हैं, सामान्य के साथ साथ हम इसको किस तरह से कह सकते हैं कि ये विचारहीन, अर्थात जो मिला उसी को दूसरी भाषा में कहें तो रटंत पर आधारित अधिगम जो होता है वो स्मृति स्तर अधिगम के अंतर्गत जाता है। अवबोध स्तर अधिगम की बात करें तो इसमें जो विभिन्न तथ्यों के मध्य समन्वय की क्षमता उत्पन्न करता है, विभिन्न तथ्यों के मध्य समन्वय की बात करता है, वो अवबोध में जाएगा। विभिन्न तथ्यों के मध्य समन्वय की बात करेगा, वह किस में जाएगा? अवबोध में जाएगा। और जो समस्याओं को समाधान करना सीखता है, अर्थात समस्या का समाधान किस आधार पर करेगा? वह करेगा विचार युक्त सृजनात्मक क्षमताओं पर आधारित। इसमें चिंतन स्तर में क्या होगा? विचार युक्त सृजनात्मक क्षमताओं पर आधारित। आधारित वो क्या करेगा? समस्या समाधान खोजेगा, यानी समस्या का समाधान खोजना। ये जाएगा किसमें? ये हमारे चिंतन स्तर में जाएगा। तो इस क्रम में यदि हम बात करते हैं तो जो अगर हम देखें, ये हमारा क्या है? सबसे उच्चतम स्तर का अधिगम स्तर है। और ये क्या है? ये निम्नतम स्तर का अधिगम स्तर है। वह उच्चतम है और यह निम्नतम स्तर का जो अधिगम है। और यह अवबोध जो है इन दोनों का मध्यवर्ती है। अवबोध ये हमारा किस पर है कि दोनों का मतलब इधर और इधर, इन दोनों का मध्यवर्ती स्तर है। इन दोनों का मध्यवर्ती स्तर के रूप में आता है।
अंतिम रूप में चर्चा कर देते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर जो अधिगम का विभाजन किया गया। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर जो विभाजन उसमें 3 किया गया, एक संज्ञानात्मक अधिगम, एक भावात्मक अधिगम और तीसरा चेष्टात्मक या मनोचालक अधिगम। किसके आधार पर? शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। इनके आधार पर जो 3 प्रकार आए हैं वो 3 प्रकार हैं आपके। पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। दूसरा है भावात्मक अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग। और तीसरा है चेष्टात्मक या मनोचालक अधिगम, साइकोमोटर लर्निंग। तो जो संज्ञानात्मक अधिगम है इसके अंतर्गत तथ्यों का ज्ञान, सूचनाओं व अन्य बौद्धिक कौशलों के अर्जन से संबंधित है। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक अधिगम में तथ्यों का ज्ञान, सूचनाओं व अन्य बौद्धिक कौशलों के अर्जन की बात की जाती है। और जो संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन है इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 खंड इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वहीं भावात्मक क्षेत्र के अधिगम की बात करें तो बालक के दृष्टिकोण, मूल्य, भाव व संवेग द्वारा जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, वह किसमें जाएगा? वह भावात्मक अधिगम के अंतर्गत जाएगा। उसी तरह चेष्टात्मक या मनोचालक की बात करते हैं तो जो भौतिक और गामक जितनी भी फिजियोलॉजिकल और मोटिव की बात करते हैं, मोटर स्किल की बात करते हैं, तो उन पर नियंत्रण द्वारा कौशलों को जो सीखता है, जो स्किलफुल होता है, वह इसमें जाएगा चेष्टात्मक या मनोचालक अधिगम के अंतर्गत जाएगा। इसी प्रकार गैने महोदय ने भी अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में, किसने? गैने महोदय ने अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया है। 8 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया है। तो यहां सिर्फ हम नाम की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के सिद्धांत में अधिगम सोपानिकी जो है वो गैने के सिद्धांत को वहां पर विस्तृत रूप में हम देखेंगे। तो यहां जो 8 प्रकार के अधिगम की बात की है तो वह 8 प्रकार के अधिगम हैं कौन? पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और अंत में आता है समस्या समाधान अधिगम। तो एक बार पुनः इसको सुन लीजिए, यही अधिगम की सोपानिकी में हम लोग देखेंगे। पहला संकेत अधिगम अर्थात सिग्नल लर्निंग की बात करते हैं, फिर उद्दीपक अनुक्रिया एसॉर लर्निंग अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की बात करेंगे, फिर श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग की बात करेंगे, शाब्दिक वर्बल लर्निंग, फिर बहुविभेदन जो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की बात करते हैं वह इसके बाद का खंड है, और छठा जो आता है वह है संप्रत्यय अधिगम अर्थात कॉन्सेप्ट लर्निंग, और 7वां खंड जो इन्होंने बताया सिद्धांत प्रिंसिपल लर्निंग की बात करते हैं, और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग अर्थात समस्या समाधान अधिगम की बात करते हैं। तो दोस्तों आज यही खत्म करते हैं और कल से हम आएंगे सीधे सीधे अधिगम के सिद्धांत पर, और पहला सिद्धांत लेंगे
ठाणगाई का संबंधवाद। धन्यवाद।